अस्सलाम वालेकुम। हमतन गोश में खुश आमदीद। तमाम नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल हमतन गोश को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। और कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती आरा से ज़रूर आगाह कीजिएगा। शुक्रिया। पेश खिदमत है तलाश किस्त नंबर 25। जरूर 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 चलो बरखुरदार जरूर। उसने शफाक मुस्कुराहट के साथ कहा, तुम्हें भी तो पता चले कि आखिर कमर मैसूरी दर हकीकत है किस चिड़िया का नाम। फिर यकलख्त उसके लहजे में करख्तगी आ गई। अब उठ भी चुको। साथ ही उसने रिवॉल्वर को हरकत भी दे दी। उस वक्त मेरा इरादा था कि कोई हाथ दिखाऊं, लेकिन एक तो रूपा की वजह से मैं बाज रहा। मैं अपना बचाव तो कर सकता था, लेकिन उसे नुकसान पहुंचने का एहतमाल था। दूसरे, मैंने ये भी सोचकर इरादा तब्दील कर दिया कि अब डोर हाथ में आई है तो सिरा भी तलाश कर ही लिया जाना चाहिए। मेरे चेहरे पर सर्द मेहरी देखकर रूपा ने नजरें फेर ली और गोया सिर्फ अपने आप पर ही तकिया करते हुए कदरे सख्ती से कंवर को मुखातिब किया, वैसे तुम हो कौन? मैं बस आप जैसे कुछ बड़े बड़े लोगों का खादिम हूँ। आड़े वक्त में उनके काम आता हूँ। उनके छोटे मोटे काम जिनके सिलसिले में वो खुद खामखा इधर उधर झक मारते फिरते हैं, मुख्तसर से वक्त में अंजाम देकर अपनी राह ले लेता हूँ। मुसाफिर हूँ, आज यहाँ कल वहाँ। कमर ने खुशगवार लहजे में तफसील से बताया। किराए के कातिल हो यानी? रूपा ने अपने लहजे में हकारत जाहिर करने की कोशिश की। नहीं, मैं इससे भी काफी ऊंचे दर्जे का फनकार हूँ। उसका लहजा कुछ खुरदरा सा हुआ। अब तुम दोनों दरवाजे की तरफ घूम जाओ और शाना बशाना पोर्च की तरफ चलो। मैंने उसकी हिदायत पर अमल किया। एक लम्हे की हिचकिचाहट के बाद रूपा भी मेरे साथ कदम उठाने लगी। रशीद दरवाजे से हटकर एक तरफ को खड़ा हुआ। रिवॉल्वर का रुख हमारी तरफ ही था। हम उसके करीब पहुंचे तो वो रिवॉल्वर कोट की जेब में इस तरह रख रहा था कि उसकी नाल का उभार नजर आता रहे। मेरे साथ चलने लगा। कमर मैसूरी हमारे पीछे पीछे था। चौकीदार गेट से बाहर बैठा था, इसलिए वो हमें कार में सवार होते देख न सका। स्टीयरिंग पर ड्राइवर मौजूद था। कमर ने पहले रूपा को पिछली सीट पर बैठने का हुक्म दिया। इसके साथ ही रशीद उसके पहलू में रिवॉल्वर टिकाए बैठ गया था। कमर ने मुझे दूसरे दरवाजे की तरफ को चलने के लिए कह दिया। मैं पिछली ही सीट पर रूपा के बराबर में बैठ गया तो कमर मेरी पसलियों पर रिवॉल्वर रखे मेरे साथ ही तशरीफ फरमा हो गए। गाड़ी की पिछली सीट इतनी कुशादा थी कि हम चारों बगैर किसी तकलीफ के आराम से बैठे थे। हालांकि हम में से दो अफराद आम तनुतोष के मालिक न थे, यानी मैं और कमर मैसूरी। कमर का लम्स महसूस करके मुझे एक और हकीकत का एहसास हुआ। बज़ाहिर वो थल थल करते पिलपिले जिस्म का मालिक महसूस होता था, लेकिन दर हकीकत वो ठोस और मजबूत जिस्म का मालिक था। जितनी उसके रिवॉल्वर की नाल सख्त थी, जो मेरी पसलियों में मुस्तकिल चुभ रही थी। ड्राइवर सूरत हाल से मुकम्मल तौर पर लाताल्लुक नजर आ रहा था। उसने ना तो पीछे मुड़कर गौर से देखा और ना ही कुछ पूछा। खामोशी से गाड़ी स्टार्ट की और घुमाकर गेट पर ले आया। हॉर्न की आवाज सुनकर चौकीदार ने गेट खोल दिया और तकरीबन बेआवाज इंजन वाली गाड़ी उसके करीब से गुजरती चली गई। उसने न सिर्फ हमारे लिए गेट खोला था, बल्कि झुककर अलविदाई अंदाज में हमें सलाम भी किया था। वो देख ही ना सका कि मेरी और रूपा की पसलियों पर रिवॉल्वर टिके हुए थे। गाड़ी पुरसुकून रिहायशी इलाके से निकल आई और शहर की भरी पूरी सड़कों पर फर्राटे भरने लगी। कई मील का फासला यूं ही खामोशी से तय किया गया। दफातन मेरे दाएं हाथ पर रूपा गोया बिदक कर उछली। रशी, जो उसके कंधे से कंधा जोड़े बैठा था, उसने यकीनन कोई हरकत की थी। वो घुटी घुटी रुहासी आवाज में चीखी। मेरी कनपटियों में एक बार फिर शरारे से फूटने लगे, लेकिन मैंने उन्हें फैलने ना दिया और ठहरे ठहरे लहजे में कमर से कहा, इस कमीने से कहो कि अपने गलत पंजों को काबू में रखे, वरना मैं भूल जाऊंगा कि तुम दोनों के पास रिवॉल्वर मौजूद हैं। मरने से पहले मैं कम अज कम इसका भेजा तो जरूर निकाल कर फेंक दूंगा। कंवर ने मुरब्बियाना लहजे में अपने साथी से कहा, कमीनगी नहीं रशी, बिल्कुल नहीं। उसने कदरे आगे झुककर मुस्कुराते हुए मेरी तरफ देखा। उसकी मेंढक जैसी आंखों में मुस्कुराहट की रमक तक न थी, सिर्फ पतले पतले होंठ अजीब से अंदाज में खिंच कर रह गए थे। वो कोई जवाब दिए बगैर संभल कर बैठ गया था। कार में इतनी खामोशी छा गई थी कि जैसे सब सो गए हों। इंजन की मध्यम सी सरसराहट के अलावा कोई आवाज हमें सुनाई नहीं दे रही थी। 20-25 मिनट के मजीद सफर के बाद जब कार एक तंग और नीम पुख्ता गली में जाकर रुकी तो वो इलाका मुझे अजनबी दिखाई दे रहा था। ताहम कार से उतरकर ये अंदाजा जरूर हो गया था कि हम शहर के किसी अच्छे इलाके में थे। हमारे दोनों तरफ मुतवस्सित दर्जे की कोठियों की कतारें थीं,
लेकिन दरहकीकत इन्हीं कोठियों की उगबी गली थी, क्योंकि कहीं कहीं लोगों ने कूड़ा करकट भी फेंक रखा था। कंवर ने जेब से चाबियों का एक बड़ा सा गुच्छा निकालकर ड्राइवर की तरफ उछाला और उसने आगे बढ़कर एक कोठी का पिछला गेट खोल दिया। ये एक खास कुशादा 2 मंजिला कोठी थी, जिसके उकबी हिस्से में भी लॉन था। ताला गेट में लटकाने के बाद कंवर ने चाबियों का गुच्छा जेब में दोबारा डाला और हमें अंदर चलने का इशारा किया। अब रशी हमारे पीछे पीछे था और कंवर मेरे पहलू ब पहलू चल रहा था। ड्राइवर न जाने कहाँ गायब हो गया था। घास के दरमियान एक पुख्ता रविश पर चलते हुए हम कदरे ऊंचाई पर बनी हुई एक असली इमारत तक जा पहुंचे, मगर कंवर कई दरवाजों के करीब से गुजरता चला गया। इमारत के एक कोने पर पहुंचकर सीमेंट ही की कुशादा सीढ़ियां नीचे की तरफ जाती दिखाई दे रही थी। हम सीढ़ियां उतरने लगे। चारों तरफ गहरा सन्नाटा छाया हुआ था। कोठी में यकीनन कोई जी रूह मौजूद ना था। सीढ़ियों के इख्तिताम पर लकड़ी का दरवाजा था। कंवर ने एक बार फिर चाबियों का गुच्छा निकालकर एक चाबी मुंतखब की और दरवाजा खोलकर अंदर कदम रखते ही बायां हाथ बढ़ाकर रिवॉल्वर से कोई स्विच दबाया और तारीक तहखाना यकायक जगमगा उठा। यह निहायत तवील व अरीज, गालिबन बालाई इमारत का ही जितना तहखाना बना था। दाएं तरफ दीवार के साथ नए और साफ सुथरे गत्ते के कार्टन बहुत बड़ी तादाद में दीवार के साथ चुने गए थे। उन पर मुख्तलिफ साबुन और टॉयलेट के दीगर सामान के बड़े बड़े लेबल भी नजर आ रहे थे। एक गोशे में एक साफ सुथरी ऑफिस टेबल लगी हुई थी, जिस पर टेबल लैंप, कई फाइलें और दीगर दफ्तरी सामान भी मौजूद था। मेज के गिर्द चंद कुर्सियां भी मौजूद थी। ऐसा मालूम होता था कि इस तहखाने को गोदाम और दफ्तर दोनों के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था। छत में 3 पंखे भी मौजूद थे और लोहे के एक फालतू कुंडे में एक लंबा सा नोकीला बहुत बड़ा हुक भी लटका हुआ नजर आ रहा था, जैसा अमूमन कसाब गोश्त के निहायत वजनी पार्चे लटकाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। फिर उस हुक की मौजूदगी की वजह भी मेरी समझ में आ चुकी थी। गत्ते के बड़े बड़े कार्टन की कतारों के साथ ही एक बहुत बड़ी लोहे की तराजू और मुख्तलिफ औजान के बाट भी पड़े थे। गालिबन यहाँ ऐसा माल भी आता था जिसे तोलने की जरूरत पेश आती थी, और इस मकसद के लिए तराजू इस बड़े से हुक में लटका दिया जाता होगा। रशी हमारे उकब में मौजूद रहा और कंवर मेज पर जा बैठा। रिवॉल्वर अब उसने मेज पर लटका दिया था, ताहम नाल अब भी हमारी तरफ उठी हुई थी। मैं और रूपा मेज से कुछ दूर कंवर के सामने यूं खड़े थे गोया किसी जोड़े को किसी झूठे इल्जाम में गिरफ्तार करके थानेदार के सामने पेश कर दिया गया हो। रशी उस सिपाही की तरह हमारे पीछे तना खड़ा था जिसने ये कारनामा अंजाम दिया था। मैंने कार्टन की तरफ इशारा करते हुए कहा, तो तुम दिखावे के लिए कोई कारोबार भी करते हो क्या? अरे नहीं, उसने गोया किसी और ख्याल से चौंक कर कदरे आराम से बैठते हुए कहा, ये तो किसी शरीफ और मुअज़्ज़ज़ किस्म के ताजर का घर और खुफिया गोदाम है, जो अपनी नेक कमाई से अपने बीवी बच्चों को स्विट्जरलैंड की सैर करवाने के लिए गया हुआ है। हम इसी तरह की 2-3 माह के लिए खाली रहने वाली महफूज किस्म की कोठियों की ताक में रहते हैं और उनमें अपना कैंप भी लगा लेते हैं। हमें मालूम होता है कि मकीनों ने कब वापस आना है। उससे 2-1 दिन पहले हम अपना मुख्तसर सा सामान समेट कर यहाँ से कूच कर जाएंगे। अगर कभी कभार हमारे किसी मार्के के सिलसिले में सुराख लगाती हुई पुलिस उस कोठी तक आ भी पहुँचती है तो गर्दन बेचारे मालिक की ही फंसती है, जिसे कुछ पता ही नहीं चल सकता कि हम क्या कर रहे हैं और ये सब कुछ कैसे हुआ। वो दाद तलब लहजे में बोला और जवाब का इंतजार किए बगैर बेआवाज से तरीके से हंसने लगा। इस हंसी में कई बार भेड़िए की सी गुर्राहट भी दर आई थी। इसके अलावा कोई आवाज मैं सुन न सका। वैसे मुझे अपने अब तक के कैंपों में ये कैंप सबसे ज्यादा पसंद आया है। मालूम है क्यों? उसने अपनी चुंदी चुंदी लेकिन खून आशाम आंखों को एक बार भी बिल्कुल न झपकाया, महज इस एक हुक की वजह से। उसने छत में लटके हुए बड़े से नोकीले आहनी हुक की तरफ इशारा करके कहा और उसके होंठों पर उसकी मखसूस हैवानी सी मुस्कुराहट एक बार फिर रेंगने लगी। इस हुक की वजह से मुझे एक नया तजर्बा करने का मौका भी मिला। उसने गोया चटखारे लेते हुए कहा, वाह क्या मंजर था। अपने साबिका शिकार को, जो तुम्हारी ही तरह बड़ी अकड़ फू वाला आदमी था, मैंने लिबास के तकल्लुफ से निजात दिलवा दी। हाथ पांव बांधे और उसका जिस्म इस हुक पर टिकाकर अचानक से लटका दिया। फिर एक सुई लेकर मैं उसके जिस्म के नाजुक हिस्सों पर चुभोने लगा। हर मर्तबा सुई चुभने पर वो तड़पता था और हुक उसके हलक में और ज्यादा गहरा उतर जाता था। बड़ी देर में जाकर
हुक में लटका हुआ उसका जिस्म साकित हो गया। चंद लम्हे की खामोशी के बाद उसने अपनी घड़ी पर नजर डाली और हमारे पीछे खड़े रशी से मुखातिब हुआ। अभी तो सिर्फ 11:15 हुए हैं। विक्रम के आने में पूरा 1.25 घंटा बाकी है। तब तक क्या हमारे ये हसीन मेहमान यूं ही खड़े रहेंगे? रशी ने कोई जवाब न दिया। वो गोया सिर्फ अहकामात पर अमल दरामद करने की मशीन बना हुआ था। कंवर मैसूरी चंद लम्हे पुरख्याल नजरों से मेरी तरफ देखता रहा। फिर उसने सर पर हाथ फेरा और दूसरे ही लम्हे वो मुझे गंजा नजर आया। बड़े से बल्ब की तेज रोशनी में उसकी चिंदियां चमकने लगी। तब मुझे मालूम हुआ कि अब तक वो विग पहने हुए था। विग अब उसके हाथ में थी, जिसे उसने बड़ी एहतियात से मेज पर रख दिया था। सर गंजा नजर आने से उसकी शख्सियत का तासुर बहुत तब्दील हो चुका था। वो कुछ और ज्यादा खौफनाक दिखाई देने लगा था। गर्दन भी गोया भैंसे की तरह गठी हुई और मजबूत दिखाई देने लगी थी। बड़े आसूदा से अंदाज में कई मर्तबा चिंदिया पर हाथ फेरने के बाद वो एक बार फिर रशी से मुखातिब हुआ। ऐसा करो कि अलमारी से लोहे की तार का बोल गुच्छा निकाल लाओ और इस लौंडे के तो हाथ पांव बांध कर इसको एक तरफ डाल दो ना, और इस सुपरस्टार हसीना को जरा मेरे पास भेजो। मैं इसके ऑटोग्राफ लेता हूँ। जरा ले तो लूं। आखिरी अल्फाज अदा करते हुए उसके होंठों पर उसकी मखसूस शैतानी मुस्कुराहट रेंगने लगी, जिसमें एक खौफनाक किस्म की भूख भी शामिल हो चुकी थी। गैर महसूस तौर पर उसने चटखारा सा लेकर बात जारी रखते हुए कहा, विक्रम ने तो इस माल को एक्सपोर्ट कर ही देना है। हम जरा नमूना तो देख लें कि कैसी है। मैंने अपने उकब में रशी की आहट तक न सुनी, लेकिन कनखियों से जरूर देख लिया था। वो एक दीवार गिर अलमारी से लोहे के बारीक और नर्म तार का गुच्छा लेकर मेरी पुश्त पर पहुंच चुका था। फैसला कुन लम्हा आ पहुंचा था। मुझे मालूम था कि लोहे की ये नर्म और बारीक तार एक मर्तबा मेरी कलाइयों और टांगों के गिर्द कस दी गई तो फिर मैं अपनी नसें और गोश्त तक तो कटवा सकूंगा, लेकिन इस बंदिश से हाथ पांव आजाद बिल्कुल नहीं करवा सकूंगा। हाथ पुश्त पर ले जाओ। कंवर ने रिवॉल्वर को हरकत देते हुए मुझे हुक्म दिया। मैंने हाथ पीछे किए और जैसे ही रशी ने मेरे हाथों को छुआ, मैं उसके इस्तख्वानी कलाइयों को गिरफ्त में लेते हुए घुटनों के बल बैठ गया। दूसरे ही लम्हे रशी परिंदे की तरह मेरे सर पर गिरता हुआ कंवर की तरफ जा रहा था। उसे हवा में उछालते ही मैंने रूपा की टांग पकड़कर उसे एक तरफ को घसीटकर फर्श पर तेजी से गिरा दिया और उसकी तरफ देखे बगैर चिल्लाकर उसे हिदायत दी थी कि फर्श से बिल्कुल ना उठे। ये अमल गो के 2 या 3 सेकंड के वक्फे पर मुहित था, मगर कंवर इस दौरान साकित बैठा तमाशा न देखता रहा था और ना ही उसने बौखलाहट में अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी थी। वो यकीनन एक बेमिसाल बंदूकबाज था। मेरे हरकत में आते ही उसने गोली चला दी थी, लेकिन उस वक्त वो ये ना जान सका था कि मेरी हरकत किस सिमत में होगी। उसने यकीनन मेरी पेशानी का निशाना लिया था, लेकिन मेरे बिजली की सी तेजी से घुटनों के बल बैठने की वजह से 2 नाली रिवॉल्वर की गोलियां मेरे बालों को छूती हुई तेजी से गुजरी और गालिबन रशी के जिस्म से पार हुई, क्योंकि उसकी कर्बनाक चीख तहखाने में गूंजी थी। मगर दूसरे ही लम्हे चूंकि वो उड़ते परिंदे की तरह मेज पर फिसलता हुआ कंवर से जा टकराया था, इसलिए वो चीख अधूरी रह गई। फायर की आवाज महज एक हल्की सी शिक तक ही महदूद रही, जैसे किसी एयर टाइट बोतल का कॉर्क खुल गया हो। कंवर ने एक ही फायर पर इक्तफा न किया था। उसने मजीद कई फायर किए, मगर इस दौरान चूंकि वो कुर्सी समेत उलट चुका था, इसलिए गोलियां छत से टकराईं और बहुत सा प्लास्टर उधड़ कर नीचे गिर चुका था। मैंने कंवर की तरफ झपटने में देर भी न की, मगर वो मेरे अंदाजे से कहीं ज्यादा फुर्ती से रशी को एक तरफ उछालकर तेजी से खड़ा हुआ। मैंने जैसे ही मेज के उकब से उसका सर उभरते देखा, मेज उस पर उलट दी। मुझे उस तक पहुंचने में ताखीर हो चुकी थी, लेकिन मेज उलटने से मेरा मकसद हल हो गया था। मुझे चंद लम्हे मोहलत मिल गई थी। मेज बहुत वजनी थी। मेरा ख्याल था कि कंवर उसके नीचे दबकर कुछ देर के लिए जरूर बेबस हो जाएगा, मगर ऐसा बिल्कुल ना हुआ। ताहम उसका रिवॉल्वर उसके हाथ से छूटकर जरूर कुछ दूर जा गिरा था। मेज को उसने खिलौने की तरह हवा में उछाल दिया। वो एक धमाके से कुछ दूर जा गिरी और इसके साथ ही जैसे मेरे और कंवर के दरमियान से कोई बड़ी फसील हट गई हो। अब हम एक दूसरे के आमने सामने मौजूद थे। कंवर फर्श पर चित था और मैं घुटनों के बल खड़ा था। मैंने उसके सीने पर कराटे के वार के लिए हाथ उठाया ही था कि नाकाबिले यकीन फुर्ती से उसने मेरे सीने में लात रसीद कर दी। मैं उलट कर पीछे जा गिरा। ज़र्ब इतनी शदीद थी कि आम आदमी की शायद पसलियां दोहरी हो जाती। एक लम्हे के लिए तो मैं भी चकरा कर रह गया। दिल जैसे उछल कर हलक में आ गया था, लेकिन मुझे फौरन ही संभलना पड़ा।
कंवर चीते की सी फुर्ती से रिवॉल्वर पर झपटा था। इस बार मैंने उसके जबड़े पर ठोकर रसीद की। वो उलटते उलटते संभल गया। इस दौरान मैंने दूसरी ठोकर से रिवॉल्वर को काफी दूर पहुंचा दिया था। कंवर ने रिवॉल्वर का ख्याल छोड़ दिया और उठकर भूखे दरिंदे की तरह मुझ पर झपटना चाहा। गोश्त के उभारों में घिरी हुई उसकी छोटी छोटी आंखों में जैसे खून उतर आया था। उसकी पेशानी और बाछों से खून बहने लगा था, मगर उसके होंठ मुस्कुराहट के से अंदाज में खिंचे हुए नजर आते थे और इस आलम में उसे देखकर अंदाजा होता था कि ऐसे शख्स की फितरत में खून की प्यास कितनी रची बसी है। वो बिखरे हुए सांड की तरह मुझसे जा टकराया और धकेलता हुआ मुझे दूर तक ले गया और दीवार के साथ चिपकाकर उसने पूरी कुव्वत से मेरी पसलियों के नीचे घूंसा रसीद करना चाहा, मगर मैं उसकी गिरफ्त से फिसल गया था और उसका घूंसा हथौड़े की तरह दीवार से जा टकराया। ये चोट अच्छे भले मजबूत आदमी का हाथ बेकार कर देने के लिए बहुत काफी थी, मगर उसने एक हल्की सी गुर्राहट के बाद पहले से ज्यादा मुश्तइल होकर उसी हाथ से मेरे मुंह पर घूंसा रसीद करने की कोशिश की। इस मर्तबा भी मैं झुकाई दे गया। ये सब कुछ वो इतनी फुर्ती से कर रहा था कि मुझे अपनी तमाम तर सलाहियतों के बावजूद उस पर हमला करने की मोहलत बिल्कुल नहीं मिल रही थी। अचानक उसने मुझे फ्लाइंग किक रसीद की, जो मेरे लिए बिल्कुल ही गैर मुतवक्को चीज थी। मैं गिरा और गिरते गिरते दीवार से जा टकराया। एक लम्हे के लिए मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। पुख्ता फर्श पर लड़ते हुए फ्लाइंग किक बर्दाश्त करना और लगाना दोनों ही आसान काम ना थे, मगर मैंने देखा कि मेरी आंखों के सामने एक लम्हे के लिए छाने वाला अंधेरा दूर होने तक कंवर एक बार फिर मुझ पर टूट पड़ा था। उसने मुझे बालों से पकड़कर तेजी से उठाया और गालिबन सर से ऊंचा उठाकर फर्श पर पटकना चाहता था, जब मैंने याहू की जोरदार चीख के साथ उसकी हंसली की हड्डी पर कराटे का एक जोरदार हाथ रसीद किया। इस मर्तबा उसके हलक से अजियत भरी कराह खारिज हुई, जो इस बात की निशानी थी कि हंसली की हड्डी टूट चुकी है। इससे कम तकलीफ पर तो कंवर जैसा आदमी कराह भी नहीं सकता था। वो एक लम्हे के लिए लड़खड़ाया और फिर संभल गया और एक बार फिर उसने फ्लाइंग किक लगाने की कोशिश की। उसका अंदाज बताता था कि वो जूडो की शदीद शुद्ध रखता है, क्योंकि उसकी फ्लाइंग किक दरअसल चापसुई की एक कोशिश थी। मेरा गम, गुस्सा और इश्ताल अब मेरे काबू से बाहर हो चुका था। हर बात की मसलहत मेरे जहन से बिल्कुल निकल चुकी थी। सिर्फ उस शख्स को सबक सिखाने और सजा देने का तसव्वुर मेरे जहन में बाकी रह गया था। फ्लाइंग किक के लिए जो वो हवा में बुलंद हुआ, तो मैंने उसके निशाने से हटकर उसकी पिंडली पर कराटे का एक जोरदार हाथ मारा। इस वार ने यकीनन उसकी पिंडली का गोश्त 2 टुकड़ों में तकसीम कर दिया होगा। वो फर्श पर गिरा तो फौरी तौर पर उठ भी ना सका। इसी दौरान मैंने उसकी कनपट्टी पर ठोकर रसीद की। वो बिलबिलाता हुआ उठा, मगर उसकी टांग में लंगड़ाहट थी। उसके हलक से अब जो आवाजें बाहर आ रही थी, वो कई दरिंदों की गुर्राहट से मुशाबे थी। उसका चेहरा खून से लुथड़ा जा चुका था। मैंने उसकी चिंतिया के ऐन वस्त में चाप लगाई। वो घुटनों के बल बैठ चुका था। एक लम्हे के लिए उसका सर इधर उधर को डोला, मगर दूसरे ही लम्हे वो दोबारा से उछलकर मुझ पर झपटा। मैंने उसके चेहरे पर इतनी ताकत से घूंसा रसीद किया कि उसकी छोटी सी नाक बिल्कुल चपटी हो गई और उसके चेहरे पर खून की तह गहरी हो गई। इस बार वो मेरी तरफ आया तो मेरी उंगलियों के एक हल्के से वार ने उसकी एक आंख को मलखोबे में तब्दील करके रख दिया था। एक लम्हे पहले जहां आंख नजर आती थी, वहां अब महज खून और शफाफ जेली नुमा मादे का मलखोबा नजर आता था। मैंने उसके संभलने से पहले उसे उठाया और यख बस्ता पुख्ता फर्श पर जोरदार पटखनी दी और साथ ही नरखरे पर पांव रख दिया। इस मर्तबा वो साकित पड़ा रह गया और अपनी अकलौती रह जाने वाली आंख को तेजी से झपकाते हुए यूं खामोशी से छत को देखने लगा, जैसे इस आंख की बिनाई भी तेजी से कहीं गायब हो रही थी। अब उसकी नजर में शिकस्त खुर्दगी झलक आई थी। उठो, मैंने उसके कूले पर ठोकर रसीद की। अभी तो तुम्हें मुझ लौंडे को ककड़ी की तरह बीच में से तोड़ना था ना। उठो मेरे शेर जवान, मेरे रुस्तमे ज़मां। मैंने उसे एक और ठोकर रसीद की। अब वो नहीफ अंदाज में बिलबिलाया और उसने रहम तलब अंदाज से हाथ बढ़ाया। फिर उसका बाजू दोबारा ढीले ढाले अंदाज में फर्श पर जा टिका। मैंने उसे एक बार फिर गिरेबान से पकड़कर खड़ा करने की कोशिश की। उससे सही तौर पर खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। अब जिस शख्स को तुमने इस हुक पर लटकाकर उसके जिस्म के नाजुक हिस्सों पर सुइयां चुबो चुबो कर उसे अजियत की मौत मारा था, उसका जुर्म क्या था, ये तो बताओ।
مجھے نہیں معلوم، اس نے ہانپتے ہوئے کہا۔ مجھے تو اس کو ٹھکانے لگانے کا 1,00,000 روپیہ ملا تھا اور ساتھ ہی ہدایت کی گئی تھی کہ اسے جلدی مگر حتی الامکان تکلیف دہ طریقے سے مارا جائے، بس صرف اتنا ہی۔ اب میں تمہیں اسی ہک پر لٹکانے لگا ہوں، میں نے اسے ہک کی طرف گھسیٹتے ہوئے کہا، اور میں تمہارے ہاتھ بھی نہیں باندھوں گا کیونکہ تمہارا وزن اتنا ہے کہ ہک پر لٹکتے ہی تمہاری یہ موٹی گردن اتنی گہرائی تک ہک میں پھنس چکی ہوگی کہ تم میں ہلنے کی سکت بھی باقی نہ رہے گی۔ اور مزے کی بات تو یہ ہے کہ یہ خدمت بلا معاوضہ میں انجام دوں گا، تمہاری طرح کسی سے 1,00,000 تو کیا 1 روپیہ بھی نہیں لوں گا۔ چند قدم تو وہ گھسٹتا چلا گیا مگر ہک کے قریب پہنچ کر اڑنے کی کوشش کرنے لگا۔ تب میں نے پوچھا، مرنا نہیں چاہتے نا؟ خصوصاً ہک پر لٹک کر۔ اس نے نفی میں سر ہلایا اور ہنسلی کی ہڈی ٹوٹی ہونے کی وجہ سے بری طرح کراہ اٹھا۔ تو پھر جو کچھ میں کہوں یا پوچھوں وہ بتانا پڑے گا تمہیں، بتاؤ گے؟ میں نے اسے دوبارہ اپنے قریب گھسیٹتے ہوئے کہا، بتاؤں گا۔ اس نے خرخراتی سی آواز میں جواب دیا۔